गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एग्जाम कोच पर स्वागत है। मैं अमरनाथ मिश्र, इतिहास शिक्षक, आप लोगों को आज मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। और मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। विद्यार्थियों, इस पहले लेसन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षोपयोगी चीज़ों को हम आपको प्रदान कर सके, उसे बेहतर ढंग से समझा सकें, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, मध्यम या उच्च दर्जे या सामान्य क्वेश्चन, उन्हें आप आसानी से हल कर सके और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सके। इन शुभकामनाओं के साथ विद्यार्थियों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं जो पहला चैप्टर, वो पहला चैप्टर मॉडर्न इंडिया का है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन आपका पहला चैप्टर, और इसमें आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोपीय लोगों ने भारत आकर भारत से एक बेहतर वाणिज्यिक संबंध बनाए। इसमें आपको ये भी लगेगा कि क्या मध्यकाल में जो यूरोपीय हमारे देश आए, क्या वह उनका पहला मर्तबा था, या आप उसमें ये भी जानेंगे कि क्या इसके पहले भी वो हमारे देश से व्यापार करते थे, और अगर व्यापार करते थे, वे व्यापारी बेहतर ढंग के थे, तो भारत से ही उनका व्यापार क्यों इतना विशेषता या महत्व रखता था। ये सारी चीजें आप इसमें जानेंगे, और आप इसमें फिर उनका क्रम भी जानेंगे कि किस तरह से यूरोपीय हमारे देश में आए, किस क्रम में आए, इसका यहाँ आने के लिए उन लोगों ने कौन कौन से प्रयास किए, उसके पहले उनके व्यापार कैसे होते थे, और फिर समुद्र मार्ग से जब यहाँ आकर उन्होंने व्यापार शुरू किया, उसके बाद की गतिविधियां उनकी क्या हुई, उनके जो कार्यकलाप थे उनके क्या हुए। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग आपके इस फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। विद्यार्थियों, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की जब बात होती है तो इसमें एक चीज जरूर आती है कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, क्या इसके पहले भी वो आती थी। इसका जवाब यह है कि हाँ, यूरोपीय लोगों के हमारे देश से बहुत पुराने संबंध थे। यूरोपीय लोगों के बहुत ही पुराने वाणिज्यिक संबंध थे, और यूरोपीय व्यापारी भारत से अधिकांश मसाला व्यापार करते थे। मसाला व्यापार, और मसाले व्यापार में भी काली मिर्च का व्यापार ज्यादा से ज्यादा वे करते थे। अब विद्यार्थियों, मसाले का व्यापार ही क्यों, चीजें और बहुत सी हैं जो मानव उपयोगी है, और इसमें मसाला व्यापार इतना महत्व क्यों, तो इसका सबसे बड़ा कारण है यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है। ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडी होती है वहां, और जब हम लोगों के यहाँ ठंड पड़ता है तब तो वहां ठंडा इतना ज्यादा होता है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थितियों में यूरोप जब पूरी तरह बर्फ से ढक जाता था, तो वहां उस युग में तमाम फसलें, घास फूस इत्यादि वनस्पतियां नष्ट हो जाती थी, और यूरोपीय लोगों के भोजन के लिए कुछ खास चीजें नहीं बचती थी। उनकी मजबूरी थी कि वे मांसाहार करें, पशुओं के मांस खाएं और शराब पिएं। ये आवश्यक था उनको अपने शरीर को उष्मा देने के लिए, अर्थात शराब से और मांस से वे अपने शरीर को उष्मा देने में, पोषण देने में सफल होते थे। ऐसी परिस्थिति में जबकि मान लीजिए वे कोई बड़े पशु को मार दें, और मनुष्य के खाने या भोजन की एक क्षमता होती है, तो ऐसे में बड़ा पशु इतने जल्दी वे खा नहीं पाते थे, तो इनके कारण आखिरकार उनके वे मांस नष्ट हो जाते थे। और इस मांस को सुरक्षित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाकर रखने के लिए भारतीय मसाले बड़ी अहम भूमिका निभाते थे। और दूसरी चीज, मांस को पकाकर उसको स्वादिष्ट बनाने में भी भारतीय मसालों का कोई सानी नहीं था, और इसका व्यापार, इसका वो प्रयोग अपने शराब में भी करते थे। तो आप देखेंगे कि भारतीय मसाले उनके मांस को सुरक्षित रखने में, मांस को स्वादिष्ट बनाने में, शराब को बेहतर ढंग बनाने में, इन सब चीजों में काम आते थे। इसलिए भारतीय मसाले यूरोपीय लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यूं कह सकते हैं कि उनके लिए जीवन मरण के प्रश्न थे। अगर यूरोपीय मसाले, अगर भारतीय मसाले ना हो तो उनके मांस खराब हो, शराब न बन पाए और स्वादिष्ट न बन पाए, और उनका सारा भोजन बेकार हो जाता था। इस कारण से वे भारत से मसाला व्यापार करते थे। अच्छा, भारत से ही मसाला व्यापार क्यों, इसमें भी एक चीज है। भारत से मसाला व्यापार इसलिए क्योंकि भारत का मसाला उस युग में से लेकर आज तक
बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का मसाला होता है, बहुत उत्तम कोटि का होता है। इसलिए यूरोपीय प्राचीन काल में भी भारत से व्यापार करते थे। आप देखेंगे मौर्यों के अभिलेखों में, आप इसी में देखेंगे दक्षिण भारत के राजाओं के अभिलेखों में, गुप्त राजाओं के अभिलेखों में रोमन लोगों का, यूनानी लोगों का भारत से व्यापार, साथ ही चीन के लोगों का भारत से व्यापार का उल्लेख मिलता है। तो भारत से व्यापार ये व्यापारी इसलिए करते थे ताकि उन्हें उत्कृष्ट कोटि के मसाले मिल सके और वे अपने खासकर भोजन की चीजों को अधिक उपयोगी बना सके। ये भारतीय लोगों से यूरोपीय लोगों के मसाला व्यापार का कारण था। अच्छा, मसाला व्यापार का कारण था, उस समय उनका व्यापार किस ढंग से होता था? देखिए, यूरोपीय लोग अक्सर पहले अपने देश से समुद्र यात्रा करना शुरू करते थे, लाल सागर इधर से पार होते हुए, फिर इजिप्ट यानी मिस्र, उस अदन की खाड़ी होते हुए, फिर स्थलीय मार्ग यानी अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी पार करके अफगानिस्तान से वे स्थल मार्ग पकड़ते थे और उसके बाद फिर ये पश्चिम की तरफ से होते हुए भारत में दाखिल हो जाते थे। लेकिन एक घटना घटी, और घटना ये घटी कि 1553 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके उन लोगों ने यूरोपीय लोगों के भारत आने के मार्ग को ही बंद कर दिया। अर्थात अगर वे यूरोपीय व्यापारी भारत के लिए व्यापार के लिए आते थे तो मार्ग में तुर्कों से उनका मुकाबला हो जाता था, अक्सर उसमें उनको बड़ी हानि पहुंचती थी। इसलिए यूरोपीय लोगों का भारत आने का मार्ग बंद हो गया। अब क्योंकि भारतीय व्यापार उन लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, इसलिए अब मजबूर थे वो कि भारत से आखिर व्यापार करें कैसे, स्थल मार्ग तो बंद हो चुका है। इन परिस्थितियों में उन लोगों ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग खोजना शुरू किया कि समुद्र मार्ग से किस तरह से भारत आया जाए। ये उन लोगों के लिए बड़ा विचित्र प्रश्न हो गया। तो आप देखेंगे कि आखिरकार यूरोप के व्यापारियों ने समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक, स्थलीय मार्ग यानी जो भारतीय लोगों से इन लोगों का व्यापार होता था वो स्थलीय मार्ग हो गया बंद। क्यों बंद हो गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 1553 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। ये इस पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर यूरोपियों का भारतीय आने का स्थलीय मार्ग बंद कर दिया। यूरोपीय के लिए भारत व्यापार का स्थलीय मार्ग बंद हो गया। स्थलीय मार्ग ये बहुत बड़ा कारण था। इसलिए अब इन लोगों के लिए ये आवश्यक हो गया कि ये समुद्र मार्ग से भारत आए। यहीं से शुरू होता है यूरोपियों द्वारा समुद्र मार्ग की खोज। लोगों द्वारा भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज यहां से शुरू हुई। आने के लिए समुद्री मार्गों की खोज यहां से शुरुआत होती है। देखिए विद्यार्थियों, इसके लिए वे सक्षम थे क्योंकि पुराने समय से ही यूरोपीय लोग बहुत शानदार नाविक थे, बहुत अच्छे नाविक थे और नेवियल पावर उनकी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए वे उसमें सक्षम थे। लेकिन समुद्र के मार्ग से भारत आने में समस्याएं बहुत थी। स्थलीय मार्ग से तो समस्याएं नहीं थी और उनको पुराने समय से पता भी था, लेकिन यहां समुद्र के मार्ग से भारत आने के लिए बड़ी समस्याएं थी। और सबसे बड़ी समस्या ये खोज करने के लिए जब इन लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो इसमें समस्याएं बहुत थी। और समस्याएं जो थी वे ये थी कि यहां आने के लिए सबसे पहले समुद्र में मार्ग का भटक जाना। ये लोग समुद्र में मार्ग भटक जाते थे, सबसे बड़ी समस्या ये थी मार्ग का भटक जाना। ये आगे से हम देखेंगे दिशाओं का ज्ञान समाप्त, अर्थात दिशाओं का ज्ञान यहां समाप्त हो जाता था। आप देखेंगे कि चिड़िया वगैरह लेकर के कुछ दिन के लिए जाते थे तो चिड़िया वगैरह अगर उड़ाई जाती तो वे एक किसी महाद्वीप की तरफ जाती थी। अब इसमें भारत आने वाला मार्ग तो कहीं मिल नहीं पाता था। भाई किसी महाद्वीप की तरफ चली गई तो आप गए तो किसी महाद्वीप पे रुक गए, इंडिया तो आ नहीं पाए। तो
यहां इन लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो जाता था, क्योंकि समुद्र छोटा सा तो होता नहीं, बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है, और मार्ग का भटक जाना, इस कारण से ये लोग मार्ग भटक जाते थे और यहां पर आ नहीं पाते थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी यहां। इस कारण से तमाम यूरोपीय जो इस प्रयास में लगे थे कि भारत जाने के लिए समुद्री मार्गों की खोज हो जाए, उनमें से तमाम लोग मार्ग भटक करके कुछ अच्छे कार्य भी कर गए। तमाम लोग उसमें से मारे भटक गए और मार्ग भटक करके कुछ अच्छे कार्य लोग कर गए। आप कह सकते हैं कि इस तरह से एक यूरोपीय नाविक होते थे जिनका नाम होता था मैगलेन। मैगलेन बार बार भारत आने के लिए प्रयास करते थे और समुद्री मार्ग भटकते थे। एक दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि या तो मैं इंडिया पहुंचूंगा और इंडिया पहुंच करके या तो मैं इस प्रयास में सफल होऊंगा और या मैं इस प्रयास करते हुए मर जाऊंगा, लेकिन ये प्रयास जारी रखूंगा। मैगलेन इसके लिए कोशिश कर रहे थे और जब स्पेन से अपने जहाज को लेकर वे चले तो चलते चलते लगभग 3.5 साल की यात्रा उन्होंने की। उनका समुद्री जहाज फिर आकर के वहीं रुक गया जहां से वो चला था। तो इस तरह से मैगलेन ने यह पता लगा लिया कि दुनिया या धरती गोल है। देखिए, मार्ग भटकने के कारण यह भी हो रहा था कि धरती गोल है, ऐसा प्रयास जो है लोग कर रहे थे। और इसमें देखिए, मैगलेन ने पता लगाया, आप इसको लिख सकते हैं कि सर एक मिनट, जरा से एक मिनट, ये आगे कैसे करेंगे इसको, या ये ओ इसको और इस वाले पेंसिल करेंगे, प्लस कर देंगे, चल जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद ओके सर, ठीक है। तो यहां पर मैगलेन नाम के एक नाविक ने यह पता लगाया कि धरती गोल है। यह प्रयास भारत आने का हो रहा था और उसमें नए नए खोजें भी हो जा रही थी यूरोपियों द्वारा। अच्छा संयोग था इन लोगों का। ऐसे ही समय में एक और भी नाविक थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत आना चाहते थे और उनका कहना था कि मैं इस मामले में सफल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र और स्थल, इसके किनारे किनारे का भाग जो है पार करते हुए पूरा अफ्रीका का एक चक्कर लगाऊंगा और उसके बाद मैं भारत पहुंचने में सफल हो जाऊंगा। लेकिन जिस समय वे ऐसा कर रहे थे, इस समुद्र जल के थपेड़ों ने उनको समुद्र के बीच में धकेल दिया। अब वो उसमें बहने लगे और बहते हुए वे आखिरकार एक नई दुनिया पहुंच गए जिसके बारे में उन्हें अभी पता ही नहीं था। हाँ, ये सच है कि वहां उन्होंने तमाम मंदिरों की रचना पाई, भारतीय देवी देवताओं की रचना पाई। इस तरह से वहां भारतीय जैसे लोग दिखाई दे रहे थे उनको, और आप कहेंगे कि ये जो भारतीय जैसे लोग दिख रहे थे, इस तरह से आप इन लोगों के लिए उन्होंने एक रेड इंडियन नाम दिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन, और काफी इससे खुश थे कि मैं इंडिया आ गया, अब तो मैं तमाम मसाले प्राप्त कर ही लूंगा। लेकिन जब देश का भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि वास्तव में इंडिया नहीं है। अब इंडिया नहीं तो क्या है? इन्होंने इस नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा, क्योंकि अमेरिका से पूर्व उनके देश के एक नाविक होते थे अमेरिगो वेस्पुसियस, या कहीं कहीं मिलता अमेरिगो वेपुसाई। इसी अमेरिगो वेपुसाई के नाम पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा। तो आप देख रहे हैं एक दूसरी भी खोज हो गई। और दूसरी खोज क्या हो गई कि कोलंबस ने भटक कर, यानी भारत आने के प्रयास में जो एक नया काम कर दिया, उन्होंने नई दुनिया की खोज कर दी, नई दुनिया की खोज की, और इसका नाम उन्होंने रखा, नाम रखा अमेरिका। ये अमेरिका क्यों इसका नाम रखा? ये नाम वहां यूरोप के एक नाविक अमेरिगो वेपुसाई के नाम पर पड़ा था। आप यहां लिख सकते हैं कि यह नाम एक यूरोपीय नाविक अमेरिगो वेपुसाई के नाम पर पड़ा है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्ग भटककर अनजाने में ही इन लोगों ने कई खोजें कर ली, ठीक। लेकिन इन खोजों के साथ साथ आविष्कार भी यहां जारी था, अर्थात भारत आने के प्रयास में ये लोग कई आविष्कार भी धीरे धीरे कर रहे थे। जैसे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी नेविगेटर, इन्होंने इसी दौरान एक दिशा सूचक यंत्र कंपास का आविष्कार कर दिया। तो कंपास का आविष्कार इन लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कंपास के आविष्कार हो जाने के बाद अब नाविक समुद्रों में मार्ग नहीं भटकते थे, अर्थात दिशाओं का ज्ञान समाप्त नहीं होता था। तो देखिए एक आविष्कार यहां क्या हो गया, ये कंपास का एक आविष्कार हुआ जो नाविकों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। कंपास का आविष्कार किया हेनरी नेविगेटर ने। हेनरी नेविगेटर ये है कंपास के आविष्कारक या दिशा सूचक यंत्र के आविष्कारक। वो कंपास एक यंत्र होता है जिसमें उनका एक सिरा एस और दूसरा सिरा एन की तरफ हमेशा होता है। तो कहीं भी लेके जाइए, किसी दिशा में जाइए, वो एस एन की तरफ भी उनका सिरा होता है। तो इस तरह तो आप जान सकते हैं कि अगर एस एन है तो फिर उसके बाद वेस्ट और ईस्ट कैसे होगा। हम लोग छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे कक्षा 3-4 में, तो उसमें दिशा ज्ञान के लिए कुछ कविता आती थी। एक कविता बड़ा सुंदर होती थी, मुझे याद है, और उसमें लिखा था कि उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। और उसके बाद उसमें लिखा जाता था कि बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर इनमें से किसी 2 दिशाओं का ज्ञान हो तो हम आराम से लेफ्ट साइड करके जो है अन्य दिशाओं का ज्ञान आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेफ्ट राइट आराम से जाना जा सकता है, निशानदेही दी जा सकती है। तो इस तरह से जब कंपास का आविष्कार हेनरी नेविगेटर ने कर दिया तो यूरोपियों का दिशा में जो दिशाओं का ज्ञान था, जो समुद्र में जाकर के वो दिशा भूल जाते थे, अब वो समस्या समाप्त हो गई, ठीक। कंपास के आविष्कारक हुए हेनरी नेविगेटर। अब लिखेंगे इससे मार्ग भटकने की समस्या समाप्त। समस्या समाप्त हो गई। एक ये बड़ा आविष्कार हो गया, मार्ग भटकना बंद हो गया। ऐसे ही समय कुछ और भी आविष्कार हुए। जैसे देखिए मार्ग भटकने की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन लोगों को यह नहीं पता लग पाता था कि आखिर हिंद महासागर कौन है। अब उसमें कोई निशानदेही तो दी नहीं गई है। वैज्ञानिकों ने बाद में अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए निशानदेही थोड़ी बहुत दी कि ये यहां से ये क्षेत्र हिंद महासागर का है, ये अटलांटिक महासागर का है, ये आर्कटिक वगैरह सारा सिरा धीरे धीरे उन लोगों ने दिया। लेकिन तब ऐसा ज्ञान नहीं होता था। एक यूरोपीय विद्वान जिनका नाम है पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, उनसे पहले एक और नाम मिलता आपको, वर्थोलेम्पू डियाज। इस व्यक्ति ने केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी। केप ऑफ गुड होप, उत्तर मानसा द्वीप, ये ज्वारग्रस्त द्वीप था, तूफानी द्वीप था ये उत्तर मानसा द्वीप। इसको खोजा ये वर्थोलेम्पू डियाज ने। तो वर्थोलेम्पू डियाज के इसे खोज लेने से कम विद्वानों को यह पता लग गया कि यह हिंद महासागर है। क्यों? क्योंकि जो केप ऑफ गुड होप था, उत्तर मानसा द्वीप या अंतरीप कहेंगे इसको या तूफानी द्वीप कहेंगे, ये हिंद महासागर में था। तो अब यूरोपीय नाविकों को यह समस्या खत्म हो गई कि हिंद महासागर क्या है। उसकी निशानदेही समझिए प्राकृतिक रूप से उनको मिल गई। किसके प्रयासों से? ये प्रयास थे वर्थोलेम्पू डियाज के। तो आप यहां लिख सकते हैं कि वर्थोलेम्पू डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर मानसा द्वीप, गुड होप की खोज की। ये देखिए वर्थोलेम्पू डियाज ने एक और चीजें सुगम बना दी, और वो चीज थी कि इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी। ये ज्वारग्रस्त द्वीप था और इतना बताने में सक्षम था कि यही हिंद महासागर है। अभी एक समस्या और भी थी, समुद्र बहुत गहरा होता है, उसमें नाव चलाना कठिन है। अगर कहीं से हवाएं मिले और पाल डाल दिया जाए उनके द्वारा अगर वो चली जाए तो ये आसान है, और ऐसा प्राचीन काल में लोग करते भी थे। यहां ऐसा ही हुआ। भारत जाने के लिए हिंद महासागर का रास्ता सुगम है, और ऐसे ही समय एक यूनानी विद्वान, यूनान के थे, उनका नाम था हिप्पालस। हिप्पालस ने यह खोज कर दिया कि हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं चलती हैं। हिंद महासागर में
मानसूनी हवाएं चलती हैं और वे मानसूनी हवाएं वर्ष में एक बार उठती हैं और वे भारत की तरफ ही जाती हैं, जिस कारण से वहां मानसूनी वर्षा होती है। ऐसा खोज कर दिया हिप्पालस ने। और आप यहां इस तरह से लिख सकते हैं कि हिप्पालस एक यूनानी विद्वान ने बताया कि हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं उठती हैं। ये देखिए, इस तरह से चीजें एकदम से सुगम हो गई। हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं उठती हैं, यानी अब विद्वानों को या यूरोपीय नाविकों को यह भी पता चल गया कि दिशाएं किस तरफ जाया जा सकता है। अब यूरोपीय विद्वान ये भी जान गए कि हिंद महासागर में तूफान मानसूनी हवाएं उठती हैं जो भारत जाने के लिए उपयोगी हो सकती हैं। और अब यूरोपीय नाविक साहसी जो होते थे उन लोगों ने यह भी जान लिया कि हिंद महासागर की निशानदेही क्या है, केप ऑफ गुड होप या उत्तर मानसा द्वीप। इन वैज्ञानिक आविष्कारों का पता लग जाने के बाद एक यूरोपीय नाविक जिनका नाम था वास्को डी गामा ने इन वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग किया और उन्होंने सर्वप्रथम अपनी नौका, जो जलयान था उनका, उससे एक चक्कर उन्होंने इस केप ऑफ गुड होप का किया। पहले इसका केप ऑफ ग्रेट स्टार्म नाम था, लेकिन उन्होंने कह दिया केप ऑफ गुड होप, यानी ये गुड होप है हमारे लिए, कम से कम ये इतना तो बता सकता है कि यही हिंद महासागर है। तो उसका उन्होंने अपनी नौका से एक बार प्रयोग किया, एक बार चक्कर लगाया और एक चक्कर लगाने के बाद जैसे ही मानसूनी हवाएं उठना शुरू हुई, अपनी नाव में बड़े बड़े पाल लगा करके उसको, अपनी नौका को उस मानसूनी हवा में धकेल दिया और लगभग 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद वो भारत आने में सफल रहे। अब भारत आने में सफल कहां, पहले वे गुजरात के तट की तरफ जा रहे थे, गुजरात की तरफ ही उतरे, लेकिन वहां न उतर करके उन्होंने उसी समय एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मानक से मुलाकात की और अब्दुल मानक ने उन्हें बताया कि मसाला द्वीप वास्तव में दक्षिण भारत की तरफ है। और 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद गुजरात के व्यापारी अब्दुल मानक की सहायता से वे दक्षिण भारत कोचीन पहुंचने में सफल रहे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी नौका को रोकी और यहीं से इन्होंने भारत से पहला व्यापार, मध्यकाल में अगर कहें तो इन्होंने पहला व्यापार शुरू किया था। तो आप इसे लिख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपने व्यापार को, नए नए व्यापार शुरू किए थे। आइए देखते हैं कि इनका नया व्यापार, सबसे पहले यूरोप आने वाला व्यापारी कौन हुआ, तो आप लिखेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपी, भारत आने वाला, ब्रैकेट में लिखेंगे समुद्र मार्ग से, प्रथम पुर्तगाली, आप इसे लिख सकते हैं। यूरोपीय, तो आप लिख सकते हैं इनको अच्छी तरह से कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा हुए। उन्होंने 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मानिक की सहायता से दक्षिण भारत में उतरने में सफलता पाई। ठीक, वहां उतरने के बाद इन्होंने भारत से व्यापार शुरू किया। ठीक, आप यहां नीचे लिख सकते हैं भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यापारी नाम था वास्को डी गामा। नीचे लिख सकते हैं कि 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत पहुंचे। तथा गुजराती व्यापारी अब्दुल मानिक की सहायता से ये वहां पहुंचे। की सहायता से ये दक्षिण भारत के कालीकट, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं,
कालीकट के तट पर उतरने में सफल रहे। यहां पर उतरने में वे सफल रहे। और घटना क्या घटती है, यहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। यहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। ये देखिए, इनका बाकायदा स्वागत हुआ। आप लिख सकते हैं यह समय 1498 था, यानी 1498 में प्रथम यूरोपीय और प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी की मदद से मसाला द्वीप दक्षिण भारत के कालीकट के तट पर 1498 में उतरने में सफल रहे, जहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। ठीक, अपने पहले ही व्यापार में इस वास्को डी गामा ने काली मिर्च का व्यापार शुरू किया। हमने शुरुआत में आपको बताया होगा कि जो काली मिर्च का व्यापार है, ये हम लोगों के प्राचीन इतिहासों में यवन प्रिय लिखा गया है। यवन प्रिय माने काली मिर्च, यानी यवन मतलब होता है यूनानी, यूनानी कह सकते हैं यूरोपीय, यूरोपियों को अच्छा लगने वाला, इसे कहा जाता था काली मिर्च। यानी लोग काली मिर्च का व्यापार ज्यादा करते थे। मसालों में काली मिर्च सबसे प्रमुख था। इसको धर्म ग्रंथों में और अन्य सभी जगहों पर यवन प्रिय कहा गया है, यवनों को प्रिय लगने वाला। तो इस तरह से यहां पर देखेंगे तो ये लोग सबसे ज्यादा मसालों में पसंद करते थे काली मिर्च को। वैसे तो सारा मसाला व्यापार करते थे ये लोग, लेकिन काली मिर्च का व्यापार ये सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और यही काम वास्को डी गामा ने भी किया। वास्को डी गामा ने भारत से जब व्यापार शुरू किया तो सबसे पहले काली मिर्च का व्यापार शुरू किया। तो आप यहां लिख सकते हैं कि वास्को डी गामा ने यहां काली मिर्च का व्यापार शुरू किया। काली मिर्च का व्यापार शुरू किया। और यात्रा व्यय निकालकर इसने यात्रा का खर्च निकालकर इस व्यापार से 60 गुना लाभ कमाया। 60 मल्टीपल कहा जाता है, 60 गुना लाभ पाया। वास्को डी गामा के इन व्यापार से या इन व्यापारिक लाभों से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गई। और इस व्यापार के क्षेत्र में यूरोप के अन्य देशों के व्यापारी भी इस व्यापार से महरूम नहीं रहना चाहते थे। उन लोगों ने अपने अपने देश के राजाओं के दरबार में धरना दिया कि हमें भी व्यापार का लाभ जो हिंदुस्तान से वर्तमान में हो रहा है, जिससे अभी तक केवल पुर्तगाल लाभान्वित हो रहा है, हमें भी इसका लाभ दिया जाए। यानी हम लोग भी कंपनी गठित करें और राजा हम लोगों की मदद करें और हम पहुंच करके भारत से व्यापार शुरू करें। तो इस तरह से जो वहां एक अजीब रोमांस आप कह सकते हैं कि अद्भुत उत्साह का लोगों में संचार हुआ। इस प्रकार वे भारत में आने लगे और उनके भारत आने का एक क्रम है, निश्चित क्रम भी बताया गया है। ठीक, इन पुर्तगाली लोगों के व्यापार से आप कह सकते हैं यूरोप में उत्साह का संचार हुआ और अनेक देशों के नागरिक, अनेक देशों के व्यापारी हमारे देश में आए, उनका क्रम निश्चित है। ठीक, यहां लिख सकते हैं आप कि इस घटना के बाद कई यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत आए। के व्यापारी भारत आए, उनका एक क्रम है। तो लिखेंगे उनका क्रम निम्नलिखित है। क्या क्रम है वो देख लीजिए। नंबर 1 पुर्तगाली, नंबर 2 डच, नंबर 3 अंग्रेज और नंबर 4 डेन यानी डेनमार्क के लोग। और उसके बाद सबसे बाद में आते हैं फ्रांसीसी।
पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रेंच, ये इस क्रम में लोग जो है भारत आते हैं और यहाँ पर व्यापार शुरू करते हैं। क्रम उनका ये है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रेंच आए। सबसे ज्यादा सफल इसमें अंग्रेज रहे। तो इस तरह से विद्यार्थियों, अब तक आपने जाना कि यूरोपियों ने भारत से व्यापार क्यों शुरू किया था। तो आपको उत्तर मिला था कि भारत से उन्होंने व्यापार शुरू किया था मसाला प्राप्ति के लिए। प्राचीन काल में मसाला प्राप्ति के लिए भी वो लोग व्यापार करते थे। लेकिन फिर आपने प्रश्न पूछा कि आखिर मध्यकाल में ये व्यापार बंद क्यों हो गया, स्थलीय मार्ग। तो क्योंकि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके यूरोपीय लोगों के स्थलीय मार्ग जो भारत जाते थे उसको बंद कर दिया। और अब आगे प्रश्न उठता है कि फिर भारत आने के लिए उन लोगों ने क्या प्रयास किया। तो प्रयास किया समुद्री मार्गों की खोज। इस समुद्री मार्गों की खोज में बड़ा भटकाव हो जाता था, दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने कुछ नई नई खोज ही कर दी। जैसे मैगलेन ने बताया धरती गोल है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की और अपने देश के एक नाविक के नाम पर उस देश का, क्योंकि इसके देश के नाविक का नाम था अमेरिगो वेपुसाई, और उसी के नाम पर उस देश का, उस नई दुनिया का नाम पड़ गया अमेरिका। पहले वहां केवल भारतीय लोग रहते थे। किसी जमाने में उस देश से हम लोगों का संपर्क था, हमारे भारतीय वहां रहते थे। स्पष्ट लिखता है क्रिस्टोफर कोलंबस कि वहां भारतीय चेहरे, नए नक्श के लोगों को मैंने देखा। और स्पष्ट यह भी लिखा जाता है कि वहां हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। उन लोगों को इन अमेरिकन लोगों ने रेड इंडियन कहा था। इस तरह से जो नए आविष्कार हुए, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, भारत आने के नए आविष्कार जो हुए उसमें से सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ वो था कंपास, जिसका आविष्कार किया था हेनरी नेविगेटर ने। उसके बाद बर्थोलोमेव डियाज नाम के एक व्यक्ति ने केप ऑफ गुड होप, उत्तर महासागरीय की खोज की, जिसने निशानदेही दे दिया ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का पहला चक्कर किसने लगाया? हिंद महासागर का पहला चक्कर वास्को डी गामा ने लगाया। हेपालस नाम का एक यूनानी नाविक ये बता दिया था कि हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं उठती हैं। तो हिंद महासागर में जो मानसूनी हवाएं उठती थी उसी का फायदा लिया वास्को डी गामा ने। अपनी पाल को अपने जहाजों में लगाकर उसने समुद्र में, हिंद महासागर में जहाज को ढकेल दिया। और 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद वे गुजरात के समीप पहुंचे और एक गुजराती नाविक अब्दुल मानिक की सहायता से वे दक्षिण भारत के मसाला द्वीप पर पहुंचने में सफल रहे। ठीक, कालीकट के तट पर उस समय राजा होते थे जमोरिन, ये उनकी उपाधि थी जमोरिन। और जमोरिन ने इनका स्वागत किया। पहला व्यापार जो इन्होंने इस दौरान शुरू किया 1498 में, वो व्यापार काली मिर्च का था, जिसे प्राचीन धर्म ग्रंथों और प्राचीन इतिहास में यवनप्रिय कहा जाता है। काली मिर्च यवनों को अच्छी लगने वाली। और इस काली मिर्च के व्यापार से यात्रा व्यय निकाल करके वास्को डी गामा ने 60 गुना लाभ कमाया। ठीक, वास्को डी गामा ने 60 गुना लाभ कमाया। ये जान लीजिए कि इस घटना से यूरोप में एक उत्साह की लहर दौड़ गई और सभी देशों के व्यापारी कंपनी बना बना करके इंडिया आए। उनका क्रम यह था कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन, उसके बाद अंत में फ्रेंच लोग आए। इस तरह से यूरोपीय लोगों का भारत आने का क्रम है। एक चीज और भी जान लीजिए, इसमें एक घटना और भी घटी थी। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली जो था वो था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। आप यहां लिखेंगे कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, इसका नाम था इसका पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरा भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था उसका नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यूरोपीय लोग अपनी यात्रा, अपनी समुद्र मार्गों की खोज का लाभ लेते रहे, लेकिन फिर और भी लोग आए। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों का आना यहां देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ें कि पुर्तगाली लोग जब यहां आए तो उनकी गतिविधियां क्या थी, किस तरह से पुर्तगाली लोग यहां व्यापार कर रहे थे, फिर आगे उनकी जो प्रक्रियाएं थी, किस तरह से वो लोग इसका लाभ ले रहे थे। इन चीजों को भी हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। ठीक, आइए हम देखें कि पुर्तगाली लोग जो है किस तरह से यहां आए और किस तरह से लोगों ने व्यापार किया। तो पहले हम चैप्टर डालेंगे पुर्तगाली नंबर 1 और
इस चैप्टर का नाम यहां डालेंगे पुर्तगाल लोगों ने कैसे व्यापार शुरू किया। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली अभी हमने बताया वास्को डी गामा, दूसरे पुर्तगाली पेट्रो अल्वारेज केब्राल, और एक बार फिर वास्को डी गामा यहां आते हैं और अपना व्यापार शुरू करके इसका एक मुख्यालय बना जाते हैं। पुर्तगालियों की भारत में गतिविधियां क्या थी, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में इसके लिए पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो हम लोगों का होगा वो होगा पुर्तगालियों के भारत आगमन में सबसे पहला चैप्टर पुर्तगाल। अब पुर्तगालों को हम आपको इसके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।